नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि थर्सडे को हम जो वीडियो अपलोड करते थे, अब थर्सडे की जगह सैटरडे को अपलोड करेंगे। और आज सैटरडे है, आज हम एक नया बैचलर मेडिसिन का जो है सेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की जो बैचलर मेडिसिन है वो है रेड चेस्टनट। हमने व्हाइट चेस्टनट के बारे में इसके पहले डिस्कशन किया है और दोनों ही दवाइयाँ अलग है, इस चीज़ का आपको नोट करना है। अब ये जो दवा है रेड चेस्टनट, ये ऐसी दवा है, ये ऐसे लोगों के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं, दूसरों के लिए जिनके मन में बहुत ज़्यादा डर होता है। तो आज के डिस्कशन में इनके लक्षणों को समझेंगे, क्या इनका स्वभाव गुण होता है ये समझेंगे। एंड में एक दो एग्जाम्पल्स भी दूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से ग्रास्प इस दवा के ऊपर आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। वो जो घंटी नुमा बटन नीचे है उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी और आप मेरे वीडियो निरंतर तौर पे देख सकेंगे और खुद का नॉलेज बढ़ा सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं रेड चेस्टनट के बारे में। बहुत ही अच्छी दवा है, जैसा कि मैंने बताया, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र होता है या दूसरों के लिए मन में यदि किसी के डर होता है तो ऐसे लोगों के अंदर हमें रेड चेस्टनट के बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कीवर्ड की यदि बात करें तो ओवर एंजाइटी फॉर अदर्स हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलते हैं। एक दोहा याद आ रहा है, वो दोहा यहाँ बता देता हूँ। चिंता चीखा बरोबरी केले मुद्द शरीर, चिंता चीखा बरोबरी केले मुद्द शरीर, ओ झूले वो चीरिए छोटा सहे शरीर। यानी चिंता हमारे मन के अंदर चीख चीख के शोर मचाता है, लेकिन इसकी जो चोटें हैं वो हमारे शरीर के ऊपर आती है। और ये बहुत ही सही कहा है किसी ने दोहे में, क्योंकि यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये बात तो सभी को भली भांति मालूम है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो उसकी फिक्र है, उसकी चिंता है। चिंता जैसे मनुष्य के अंदर घर कर जाती है, घुन लग जाती है और फिर धीरे धीरे उसके मन को अंदर ही अंदर खाए जाती है और इसी वजह से मनुष्य कभी स्वस्थ भी नहीं हो सकता। जहाँ मनुष्य अपने शरीर की अपनी खुशी को बर्बाद करता है, वही वो जिसके लिए चिंतित हो रहा है उसके भी काम में रोड़ा अटकाता है। दोस्तों, आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग के अंदर भी ये चीज़ तो सभी लोग मानते हैं कि आप जिस मनुष्य के लिए चिंतन कर रहे हो उस मनुष्य तक आपकी चिंतन की लहरें पहुंचती है, जिसे वाइब्रेशंस भी कई लोग कहते हैं। चाहे वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो चाहे नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, आप जो भी दूसरों के लिए सोचते हैं उस तक वो वाइब्रेशंस पहुंचती है। मानो एक मनुष्य अपने बीमार संबंधी के लिए आस विश्वास और उसके जल्दी ठीक होने की उम्मीद करता है, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। और ये उस मनुष्य तक, उस व्यक्ति तक जब पहुंचती है तो उसके अंदर विश्वास, शीघ्र ठीक होने की जो यकीन है उसको वो पक्का होता है और उसकी विल पावर हमें अच्छी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। वही यदि कोई मनुष्य ऋणात्मक या फिर नेगेटिव ख्याल उसके मन में लाता है कि वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में वो चिंता कर रहा है उसकी तो इम्यूनिटी ही कम है, उसके तो शायद वो बहुत जल्द, उसकी बीमारी बहुत बड़ी है तो बहुत जल्द वो बीमारी के सामने घुटने टेक देगा, इस तरह के यदि कोई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस लाता है तो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उसकी जो मन में नाउम्मीदी होती है, अविश्वास होता है, ये जो भावनाएं हैं वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी इच्छा शक्ति जो है उसको ठेस पहुंचती है, उसकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए सयाने मनुष्य जो होते हैं वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी किसी मरीज को मिलने के लिए जाओ तो चेहरे पे मुस्कान ज़रूर रखो और याद रखो कि आपके किसी भी बात से मरीज को ये शक ना हो कि आप उसकी हालत को देख के चिंतित हो। ये चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल किसी भी मरीज को देखने के लिए जाते हैं तो रखना ज़रूरी होता है। मरीज अपने से मिलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके चेहरा पढ़ लेते हैं। यदि उसके चेहरे पे हंसी है, खुशी है, विश्वास है तो वो उन्हें भी अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है और उनका जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ती है। लेकिन वही यदि किसी के चेहरे पे, जो उससे मिलना है उसके चेहरे पे काफ़ी उदासी है, मायूसी है और हाल पूछने वाले के चेहरे पे गंभीरता यदि बहुत ज़्यादा होती है तो मरीज़ उसके चेहरा देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ऐसे में
उसके जो विल पावर होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, वो हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। तो ये इच्छा शक्ति की बढ़ोतरी और घटोतरी जो है, ये काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है उस मरीज़ के ठीक होने के लिए। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, इसका काफ़ी अच्छा रोल हमें मरीज़ के जीवन के अंदर भी देखने को मिलता है। मरीज़ के अंदर तो इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता ही है, लेकिन जिसके मन में चिंता शुरू है, उसके भी सेहत के ऊपर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यदि कोई बीमारी उस व्यक्ति को है जो चिंता कर रहा है, तो उसकी बीमारी बढ़ जाएंगी। या फिर यदि किसी व्यक्ति की बीमारी में दवा से आराम हो रहा है, लेकिन यदि उसको चिंता किसी चीज़ की सताने लगती है, तो हो सकता है कि उसको जो आराम पड़ने की अवधि है वो बढ़ती चली जाती है। यानी जो आराम उसको 1-2 महीने में होना चाहिए था दवा से, वो आराम अब 6-7 महीनों तक के उसको नहीं हो रहा है। तो एक बात तो तय है कि चिंता एक ऐसा मानसिक रोग है जिसके बहुत ही घातक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। चाहे ये चिंता खुद की हो, चाहे ये दूसरों की हो। जब दूसरों की चिंता की जाए तो रेड चेस्टनट दवाई से हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा यदि कोई किसी दूसरे की फिक्र कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें रेड चेस्टनट के बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मरीज़ डॉक्टर के पास में आएगा और कहेगा कि मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। या फिर वो कह सकता है कि जब भी मेरा बच्चा बाहर क्रिकेट, फुटबॉल या मैदानी खेल खेलने जाता है, तो मुझे चिंता लगी रहती है कि कहीं वो गिर न जाए और उसको फ्रैक्चर ही क्यों ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मरीज आता है और कहता है कि मैं मेरे बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर रहा हूँ, पर जब से वो एडमिट है तब से मेरी नींद हराम हो गई है, क्योंकि उसको वक्त पे कौन खाना खिलाएगा, उसको वक्त पे कौन दवाई देगा, उसकी कौन देखभाल करेगा, यही चिंता मेरे मन के अंदर दिन ब दिन आई जा रही है और इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि कोई कहे कि आपकी जो होम्योपैथी की दवा थी उससे उसकी जो बीमारी थी, जो सूजन थी, सांस लेने में तकलीफ थी, उसमें तो आराम हो गया, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो पे सुना कि समृद्धि महामार्ग पे कोई एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में एक परिवार जो है वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया है, तो उसकी जो पुरानी बीमारी है वो फिर से वापस आ जाएंगी, उसको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएंगी, हाथ पैर पे सूजन फिर से शुरू हो जाएंगी। और ये जो लक्षण है ये जो लक्षण है ये रेड चेस्टनट में बहुत अच्छी तरह से कवर होते हैं। रेड चेस्टनट बहुत अच्छी दवा है डॉक्टर और नर्सों के लिए भी, जब वो किसी अपने घर वालों को ट्रीट कर रहे हो या फिर अपने ही फैमिली के किसी मेंबर को यदि कोई ट्रीट कर रहे हो। तो ऐसे में होता है कई बार, हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कि घर वालों को यदि ट्रीट करना होता है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे कोई बहुत ही करीबी चहेता दोस्त है, यदि उसको हम ट्रीट कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और उसी के बारे में दिन भर सोचा करते हैं और कई बार नेगेटिव थॉट से मन में आते हैं। तो ऐसे में रेड चेस्टनट भी नर्सों को और डॉक्टरों को दी जा सकती है यदि ऐसा कोई केस उनके सामने आ जाता हो। कई बार तो बहुत से डॉक्टर्स देखे मैंने जो खुद के मरीजों की, खुद के घर वालों की ट्रीटमेंट खुद नहीं करते, दूसरों के पास करवाते हैं। हम पा जाए या कहीं पे यदि कोई बिल्डिंग गिर जाए या कहीं पे कोई भी दुर्घटना हो जाए, और ऐसी दुर्घटना में जो सबसे पहले सहायता करने वाले लोग पहुंचते हैं, ऐसे लोगों के लिए रेड चेस्टनट दवा काफ़ी सटीक बैठती है। ऐसे लोगों को रेड चेस्टनट दवा ज़रूर देना चाहिए। रेड चेस्टनट हमारे मन की जो चिंता है उसको तो दूर नहीं करती, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता और मन में जो डर की भावना होती है उस पे काबू पाने के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होती है, जिससे मनुष्य जो है वो दूसरों के दुख में अपना संतुलन जो है वो कायम रखता है, बैलेंस रहता है और वो बैलेंस स्टेट में दूसरों की बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है। यदि इमोशनल रहता है तो दूसरों की इतनी अच्छी मदद वो नहीं कर सकता। ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई मरीज़ ज़्यादा बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल करने वाले को बहुत शांत स्वभाव का होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ या घबराहट के साथ खुद ही दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो दूसरों की सेवा करने के बजाय हो सकता है कि उसी की सेवा करने की ज़रूरत हमें पड़ जाए।
तो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का व्यक्ति ही ऐसे सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता रखना, बहुत ज़्यादा चिंतावान होना नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे कि एक लड़की अपनी बीमार माँ को जल्दी ठीक करना चाहती थी और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी, तो जो 6-6 घंटे में उसको दवा देने के लिए कहा गया था, वो 2-2 घंटे में देने लगी और इस वजह से उसकी माँ ठीक होने की बजाय वो दवा के ओवरडोज से जल्दी चल बसी। तो ये भी एक उदाहरण होता है कि बहुत ज़्यादा चिंता होने से हमें नुकसान भी देखने को मिलता है। अब चिंता के भी 2 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, एक वास्तविक चिंता और एक मनगढ़ंत चिंता। वास्तविक चिंता वो चिंता होती है जिसका कोई कारण मौजूद होता हो, जैसे कि कोई रिश्तेदार बीमार हो गया हो या किसी की एक्सीडेंट हो गई हो। और मनगढ़ंत चिंता वो होती है जिसका कोई ठोस कारण ना हो, केवल वहम ही है। जैसे कोई माँ सुबह उठते से ही अपने बच्चे को देखने चली जाती है कि कहीं वो जीवित है या नहीं। तो ऐसे भी कई केसेस हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी मनगढ़ंत चिंता भी हमें देखने को मिलती है। चाहे वास्तविक चिंता हो, चाहे मनगढ़ंत चिंता हो, किसी भी किस्म की चिंता जो दूसरों के लिए की जाए, चाहे उसका कोई कारण हो या ना हो, ऐसी चिंता के लिए रेड चेस्टनट बहुत ही अच्छी दवा है। ऐसे व्यक्तियों को हमें रेड चेस्टनट जरूर देना चाहिए। इस स्वभाव का जो व्यक्ति है वो किसी का भी दुख नहीं देख सकता, चाहे सामने वाले को ठोकर ही क्यों ना लगी हो, वो बहुत जल्दी व्यथित हो जाता है, खून देख के बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है। तो ये रेड चेस्टनट के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। और कई बार तो उसके जो मरीज होते हैं, रेड चेस्टनट के जो मरीज होते हैं, वो बहुत ही नासमझी के इमेच्योर सी बातें करने लगते हैं। जैसे यदि रेड चेस्टनट का कोई मरीज है और उसकी लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चल जाती है, तो ये जो व्यक्ति होता है ये पीछे आए भरते रहता है कि पता नहीं मेरे लड़के का क्या होगा, वो नए घर में खुद को कैसे संभालेंगी, कैसे खुद को खुश रखेंगी, और इसी तरह से वो चिंता करते चले जाता है। और यही चीज़ हमें रेड चेस्टनट के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके पहले हमने एक और दवा के बारे में डिस्कस किया था। उस दवा का नाम है क्लीमेटिस। क्लीमेटिस के अंदर भी हमें चिंता देखने को मिलती है, लेकिन ये जो चिंता होती है, चिंता तो नहीं कहूँगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्लीमेटिस के अंदर हमें देखने को मिलते थे। आगे अच्छी चीज़ें होने वाली है, आगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इस तरह के थॉट प्रोसेस उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए वर्तमान में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। आज यदि उसको कोई तकलीफ हो रही है तो उसकी कोई चिंता वो नहीं करता है। आज की किसी भी कठिनाई का वो सामना नहीं करता है। उसका जो पूरा नेचर होता है वो पूरी तरह से ख्याली दुनिया में रहने का होता है, वो सपनों की दुनिया में ही खुश होता है। तो क्लीमेटिस के अंदर ये चेंज हमें देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की दवा रेड चेस्टनट। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 2 एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। एक सेकंड, केस पेपर देख रहा हूँ। एक व्यक्ति था जो काफ़ी इमोशनल स्वभाव का था मेरे पास में, एक मरीज था जो काफ़ी इमोशनल था बाय नेचर। ऐसे में उसने एक बार एक एक्सीडेंट देख लिया और एक्सीडेंट देखने के बाद से उसकी नींद रात की चली गई, वो सो ही नहीं पा रहा था। तो वो आया क्लिनिक में, जब हिस्ट्री ली तो बताया कि मेरे सामने ही एक्सीडेंट हो गया, साइकिल पे ट्यूशन जा रहा था लड़का और एक लड़की बाइक पे तेज़ रफ्तार से आ रही थी, दोनों की भिड़ंत हो गई और दोनों को अच्छी खासी चोटें लग गई। तो वो उसी का विचार करते करते उसकी नींद हराम हो गई और वो दिन रात भर यही सोचता रहा कि उस लड़के की कहीं फ्रैक्चर ना हुई हो, उस लड़की को ज़्यादा चोट ना लगी हो, दोनों के माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, कैसे होंगे, और इसी चिंता में उसकी पूरी रात वैसे ही चली गई और 2-3 दिन तक की ये तकलीफ लगातार बनी रही। तो इस केस में एकोनाइट दी थी। शॉक इनिशियल सडन शॉक के लिए बहुत अच्छी दवा है एकोनाइट, लेकिन उससे कोई खास आराम नहीं हुआ। तो ऐसे में रेड चेस्टनट ये दवा देने से मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। एक और केस था जहाँ पे एक पेरेंट्स को एक लड़का हुआ था और वो आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद में कई सालों के बाद में हुआ था, 8-10 साल बाद शादी के वो लड़का हुआ था। दोनों पेरेंट्स का उसके ऊपर बहुत दिल था। एक बार उसको फीवर आ गया था और फीवर आने के बाद में उसको दवा दी थी, लेकिन फीवर में आराम नहीं हुआ और जब आराम नहीं हुआ तो चक्कर आके माँ गिर गई। माँ को जब चेक किया तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो गया। जब पूछा तो वो बोले मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है मेरे बच्चे की कि इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है।
ये बीमारी इसकी बढ़ते जा रही है। रेड चेस्टनट ये दवा दी थी तो उसका जो हाई ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल हो गया, और उसको कंटिन्यूसली रेड चेस्टनट हमने दी थी ताकि उसका जो ओवर एंजाइटी है वो उसके बच्चे के प्रति कम हो जाए, और इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले थे। तो ये 2 उदाहरण है जिससे आपको एक अंदाज़ा आ सकता है कि दूसरों के प्रति यदि कोई बहुत ज़्यादा चिंतित होता है तो रेड चेस्टनट किस तरह से काम करता है। तो आशा करता हूँ आज की जो दवा थी, बेस्ट फ्लावर मेडिसिन थी, ये आपको समझ में आए होंगी और इसके जो उपयोग है ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छी दवा है, ज़रूर आपके आसपास में यदि ऐसे रोगी देखने को मिलते हैं तो ये दवा का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। कल एक और वीडियो अपलोड होगा, वो भी ज़रूर देखिएगा सुबह। तो चलिए सैटरडे संडे एक वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी की विदा लेना चाहूँगा। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।